फूलों के द्वीपों की रानी। एक समय एक रानी थी जो फूलों के द्वीपों पर राज करती थी। उसके पति उनके विवाह के कुछ ही वर्षों बाद गुजर गए। उस शोक से वो पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, तो उसने अपना पूरा ध्यान अपनी दो राजकुमारियों के पालन पोषण में लगा दिया। अब वो दोनों ही उसका सब कुछ थी। जब वो बड़ी हुई तो रानी को बहुत डर था कि लिली, जो सबसे बड़ी थी, उसकी बेपनाह सुंदरता द्वीपों की रानी में ईर्ष्या भर देगी। क्योंकि सभी द्वीपों की रानी को संसार की सबसे सुंदर औरत होने का गर्व था और वो इस पर जोर देती थी कि सभी प्रतिद्वंदी उसकी सुंदरता के आगे दंडवत करें। ताकि उसके इस घमंड को और संतुष्टि मिले, उसने अपने पति यानी राजा को मजबूर किया कि वो आसपास के सभी द्वीपों के विरुद्ध जंग छेड़ दे। और उसने यही किया क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वो अपनी रानी को खुश रखे। केवल एक ही शर्त थी, हर नई जीते जाने वाले राज्य की शाही राजकुमारियों को उसके दरबार में शामिल होना पड़ेगा जैसे ही वो 15 साल की हो जाए, और उसकी सुंदरता को आदर दे। फूलों के द्वीपों की रानी ने पूरा मन बना लिया था कि वो अपनी बेटी को उस घमंडी रानी के आगे पेश करेगी उसके 15वें जन्मदिन पर। नौजवान राजकुमारी की बेइंतहा सुंदरता प्रसिद्ध हो गई थी और रानी तक ये खबर पहुंच चुकी थी, जो उत्सुकता से उसके आने का इंतजार कर रही थी। ओह, क्षमा करना, क्या तुम तैयार हो मेरी राजकुमारी? हाँ माँ। रानी की उत्सुकता जल्दी ही ईर्ष्या में बदल गई। अंत में जब ये मुलाकात हुई तो यह असंभव ही था कि उसकी सुंदरता से कोई अप्रभावित रह सके, और उसे ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने कभी भी उतनी सुंदर प्यारी लड़की को नहीं देखा था। पर कोई भी उसे ये यकीन नहीं दिला सकता था कि कोई उसकी सुंदरता पर हावी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ। हमें ये किसी और समय जारी रखना होगा। पूरे दरबार की स्पष्ट प्रशंसा ने उसे इतना क्रोधित कर दिया था कि उसने बीमारी का बहाना किया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। उसने फूलों के द्वीप की रानी को खबर भेजी कि वो क्षमा चाहती है कि वो बीमार है और वो उससे फिर नहीं मिल सकती। उसने ये जिम्मेदारी दरबार की एक और श्रेष्ठ महिला पर डाली कि वो उससे कहे कि वो अपने राज्य में अपनी राजकुमारियों के साथ लौट जाए। पर वो महिला फूलों के द्वीप की रानी की एक पुरानी सहेली थी, तो रानी को ये समझने में देर न लगी। अपमानित रानी की जादुई शक्तियों ने उसे आगाह कर दिया और उसने अपनी बेटियों को सावधान किया कि उन्हें एक बहुत ही बड़े खतरे की आशंका है और अगले 6 महीनों तक किसी भी कीमत पर महल से वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। 6 महीने तकरीबन पूरे हो गए थे। अंतिम दिन ही एक बहुत ही किस्मत बदलने वाला किस्सा होने वाला था। महल के निकट के एक मैदान में राजकुमारियों ने अपनी माँ से आग्रह किया कि उन्हें मैदान तक जाने दिया जाए, और रानी ने ये सोचकर कि सारा जोखिम टल गया है, उन्हें वहाँ ले जाने का वादा किया। लिली, ज्यादा आगे मत भागना। मैं नहीं भागूंगी माँ। रानी और उसके दरबार के लोग अपनी राजकुमारियों को आजाद देखकर बहुत खुश हुए। ध्यान रखना। तुम कितने सुंदर हो। कहाँ से आए हो तुम? हम कहाँ हैं? एक मिनट, मैं तो अपनी माँ और बहन के साथ थी और इसी क्षण मैं यहाँ पर हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। ओह वाह! देखो तुमने मेरे लिए क्या ढूंढा है। राजकुमारी इस सुंदर स्थान की ओर भागी और वो घास पर बैठ गई इस क्षण का आनंद लेने के लिए, जो ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि वो सोचने लगी अपनी बदकिस्मती के बारे में और फूट फूट कर रोने लगी। ये फल और ताजा पानी मुझे मरने से तो रोक सकते हैं, पर क्या हो यदि कोई जंगली जानवर आ जाए और मुझे खाने की कोशिश करे? राजकुमारी ने अपना दिन झरने के पास बिताया और ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हुए वो पिल्ले के साथ खेलने लगी। पर जब रात घेर आई तो वो सोचने लगी कि वो क्या करे। क्या हुआ?
ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ उस पर गुजरा था, उसकी थकान से चूर होकर वो जल्दी ही सो गई। यहाँ उसने कुछ और फल खाए और थोड़ा पानी पिया। वो फूलों में चली, अपने छोटे कुत्ते के साथ खेलती रही और रात को लौट आई गुफा में सोने के लिए। कई महीने इसी तरह गुजर गए और अंत में जब उसका डर दूर हो गया तो उसने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। एक दिन उसने गौर किया कि उसका साथी उदास लग रहा था और अब वो हमेशा की तरह उसे सहला नहीं रहा था। क्या तुम ठीक हो? ये सोचते हुए कि कहीं वो बीमार ना हो, वो उसे उठाकर वहाँ से ले गई जहाँ उसने उसे कुछ विशेष जड़ी बूटियां खाते हुए देखा था, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उनसे उसे कुछ फायदा हो, पर वो उन्हें छू भी नहीं रहा था। जब उसकी जाग खुली तो उसे सबसे पहले अपने पालतू कुत्ते का ख्याल आया। वो गुफा से बाहर गई और उसे ढूंढने लगी। जरा सुनो। वो बूढ़ा आदमी जल्दी ही वहाँ से भाग गया। उसे देखने का समय तक नहीं मिला। वो सोचने लगी कहीं उसका नन्हा कुत्ता कहीं दूर भटक न गया हो या उस बूढ़े आदमी ने उसे चुरा न लिया हो। माँ कहाँ पर है? वो तुम्हारे लापता होने का सदमा सह न सकी। ओह नहीं। छोटी राजकुमारी ने ताज पहन रखा था, जिसे उसने अभी अपनी बहन को सौंप दिया, जिसकी वो सही हकदार थी। हम इसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। नई रानी का पहला काम अपनी प्यारी माँ की याद को सम्मानित करना था। अभी भी वो बहुत दुखी थी अपने नन्हे कुत्ते को खो देने पर। उसने हर देश में उसकी तलाश शुरू करवाई और जब वो कहीं न मिला, वो इतनी दुखी हो गई कि उसने अपना आधा राज्य उसे देने का फैसला किया जो उसे ढूंढ कर लाता। आदमी सभी दिशाओं में निकल पड़े उस कुत्ते की तलाश में, पर सब खाली हाथ वापस लौटे। निराश होकर रानी ने घोषित किया कि अपने छोटे कुत्ते के बिना उसका जीवन असहनीय था और जो आदमी उस कुत्ते को वापस लाएगा वो उससे विवाह करेगी। इस तरह के इनाम के लालच ने पूरे दरबार को मरुस्थल में बदल दिया। इस बीच ये पूरी तलाश जारी रही। रानी को एक दिन इत्तला दी गई कि एक बहुत ही बीमार सा बूढ़ा आदमी उनसे बात करने को उत्सुक है। अपनी बात कहो। मैं रानी को उसका नन्हा कुत्ता देने को तैयार हूँ, यदि वो विवाह के बारे में अपना वादा निभाने को तैयार है तो। रानी को देश की रजामंदी के बिना विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। सर्व संपत्ति की सभा को बुलाना होगा ऐसे महत्वपूर्ण मौके के लिए। तुम्हें मेरे घर में कमरा दिया जाएगा इस बीच जब सभा इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठी होती है कि क्या किया जाए। धन्यवाद रानी साहिबा। अगले दिन सभा एकत्रित हुई और राजकुमारी की सलाह पर ये निर्णय लिया गया कि उस आदमी को उस कुत्ते के बदले बहुत बड़ी रकम पेश की जाए और यदि वो इससे इनकार करता है तो उसे देश निकाला दे दिया जाए। पर उस आदमी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और हॉल से चला गया। डेज़ी ने रानी को जो हुआ उसकी इत्तला दी और रानी ने ये फैसला किया कि वो खुद की इच्छा की मालिक है और उसने फैसला कर लिया है कि वो राजगद्दी त्याग देगी और वो पूरी दुनिया में घूमेगी जब तक उसे उसका छोटा कुत्ता नहीं मिल जाता। पूरी दुनिया में घूमोगी सिर्फ एक कुत्ते के लिए? तुम्हें कोई भी कुत्ता या आदमी मिल सकता है जो तुम चाहो। मैंने अपना मन बना लिया है। इस बीच जब वो इस विषय पर बात कर रहे थे, एक सेवक प्रकट हुआ उन्हें ये सूचना देने के लिए कि खाड़ी जहाजों से भर चुकी है। इन सब जहाजों की ओर देखो। वो अवश्य ही किसी मित्र देश में होंगे। तुम ये कैसे बता सकती हो? हर जहाज झंडों से सजा है, झंडी और बैनरों से, और मुख्य जहाज पर सफेद शांति का झंडा लगा हुआ है। जरा देखो तो। रानी ने एक विशेष संदेशवाहक को बंदरगाह पर भेजा और उसे जल्दी ही पता लग गया कि जहाजों की सेना पन्ना द्वीप के राजकुमार की है, जो उसके राज्य में आने की विनती कर रहा है और अपना विनम्र सम्मान उसको पेश करने की। रानी ने उससे बैठने की विनती की
और 1 घंटे तक उसे बातचीत में उलझाए रखा। मेरी रानी, मुझे तुम्हें कुछ अजीब बातें बतानी है जो केवल आप ही जानती हैं कि वो सच हैं। ठीक है, कहो। दरअसल मैं सभी द्वीपों की रानी का पड़ोसी हूँ। एक छोटा सा जल डमरू जो उसके राज्य को मेरे राज्य से जोड़ता है। एक दिन एक हिरण का शिकार करते हुए मुझे उससे मिलने का इत्तेफाक हुआ और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उसे पहचाना नहीं और आदर करने के लिए रुका नहीं सही रीति रिवाज से। और आप तो ये बेहतर जानती हैं कि वो कितनी द्वेषपूर्ण है। मैंने ये दोनों सच्चाइयां कीमत चुकाकर जानी है। मैंने खुद को जल्दी ही दूर के प्रदेश में पाया और मुझे एक छोटे से कुत्ते में बदल दिया गया था। और इसी समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ महारानी साहिबा आपसे मिलने का। पर रानी का प्रतिशोध अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था और उसके बाद मुझे उसने बहुत ही कुरूप बूढ़े आदमी के रूप में बदल दिया। मैं आपके सामने भद्दा लगने से बहुत डर रहा था, इसलिए मैं घने जंगल में छुप गया था। मुझे एक दयालु परी के मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसने मुझे उस घमंडी रानी की ताकत से छुड़ाया और उसने मुझे आपकी यात्राओं के बारे में बताया और ये कि आपको कहाँ ढूंढना है। द्वीपों की रानी की जलन और घमंड ने बहुत षड्यंत्र रचा। उसके बाद उसे सजा देने के लिए परियों ने उसकी सारी शक्ति छीन ली। अब मैं आपको वो हृदय पेश करने के लिए आया हूँ जो पूरी तरह से सिर्फ आपका ही है मोहतरमा। तब से जब से हम मरुस्थल में मिले थे। कुछ दिनों बाद राज्य के जरिए खबर भेज दी गई कि राजकुमारी लिली और नौजवान राजकुमार का विवाह हो गया है और वो राजी खुशी रहे बहुत सालों तक और अपनी प्रजा पर अच्छे से राज्य किया।